तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 फ्री बैच जो हमने स्टार्ट किया है। आज उसकी क्लास नंबर 2 है। इससे पहले एक क्लास ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। कल वाली क्लास भी आप ज़रूर देखना। काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है कल वाली क्लास पर। तो आज हम दूसरी क्लास यहाँ पर लेकर के आ गए हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के लिए क्लासेज चल रही हैं। जैसा कि आपको पता है आज 1 तारीख है। आज से आपके फॉर्म डलने शुरू हो गए हैं। मात्र 15 दिन का समय है आपके पास में। जल्दी से जल्दी आप लोग फॉर्म भर लीजिए और तैयारियां शुरू कर दीजिए। नहीं तो फिर बाद में समय वैसे भी बहुत कम बचा हुआ है। कंपटीशन में अगर आप रहना चाहते हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको जो हम ये सीरीज हमने शुरू की है, इसमें प्रीवियस पेपर्स के जो भी प्रश्न होंगे वो आपको मिलेंगे। साथ ही साथ में नए प्रश्न जो नए प्रश्न अभी रिसेंट एग्जाम में आए हैं, जैसे कि आपका सीटेट में आए हुए प्रश्न हैं, बीपीएससी बिहार के एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों का संकलन आपको इस वीडियो सीरीज में देखने को मिलेगा। आज जो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, तो आपका जो रिसेंट एग्जाम हुआ है, जैसे कि एमपी टेट वर्ग 2 का जो प्री हुआ है लास्ट 2023 में, और एमपी टेट वर्ग 1 का जो एग्जाम हुआ है प्री और मेंस दोनों, इन तीनों पेपर के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम बाल विकास से शुरुआत करेंगे, पेडागोजी से शुरुआत करेंगे, उसके बाद हिंदी, उसके बाद मैथ के कुछ प्रश्नों को हमने आज रखा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। प्रगतिशील शिक्षा में अध्यापन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक में शामिल नहीं किया जाना चाहिए? आपको नहीं शब्द पर जरूर गौर करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा गुण नहीं शामिल किया जाना चाहिए, है ना। तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। देखिए ऑप्शन की बात करें, पहला है प्रोफेशनल स्किल्स, यानी कि व्यावसायिक कौशल। व्यावसायिक कौशल एक अध्यापक के अंदर होना ही चाहिए। अद्यतन ज्ञान मतलब कि उस प्रश्न के बारे में पूरा डिटेल में ज्ञान होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है, दोनों आपका पॉजिटिव है। उसके बाद में सत्तावादी प्रकृति, ये आपका नेगेटिव है। सत्तावादी का मतलब ये है कि पूरे क्लास पर अपना जोर चलाना। जैसे अगर कोई आपसे हिंदी का प्रश्न पूछ रहा है, आप कहोगे नहीं भैया हम तो आपको जीके का ही प्रश्न बताएंगे, हिंदी नहीं बताएंगे, तो इसमें ऐसे में आप क्या कर रहे हो, बच्चे के ऊपर अपनी सत्ता स्थापित कर रहे हो कि जो हम पढ़ाएंगे आपको वही पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद में शैक्षणिक प्रक्रिया की समझ, ये भी आपका पॉजिटिव है। तो 3 आपके पॉजिटिव ऑप्शन है, एक आपका नेगेटिव है, और नेगेटिव ही आपसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए विद्यार्थी की अधिगम संबंधी समस्याओं का सर्वोत्तम उपाय है। यानी कि अगर कोई विद्यार्थी है और उसको पढ़ने में कोई परेशानी आ रही है, समस्या आ रही है, तो सबसे अच्छा उपाय कौन सा होगा, ठीक है। आप यहाँ पर क्वेश्चन की आईडी नंबर भी देख सकते हैं, ये प्रीवियस एग्जाम का ही प्रश्न है। चलिए देखते हैं ऑप्शन, कड़ी मेहनत के लिए सुझाव। अब कड़ी मेहनत के लिए सुझाव, उसको तो प्रॉब्लम आ रही है, आप कड़ी मेहनत के लिए सुझाव दे रहे हैं, तो ये आपका एक तरह से नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। पुस्तकालय में पर्यवेक्षी अध्ययन, अब पुस्तकालय में वो अध्ययन क्या करें, उसे एक एक क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत आ रही, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आप कह रहे हैं नहीं भैया आप लाइब्रेरी में जाओ और उसी क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, उसको रटंत करो, रटो, तो ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। निजी ट्यूशन के लिए कभी भी आपको निर्देश नहीं देना, ये भी आपका नेगेटिव सेंस ही जाता है। अब बचा ऑप्शन नंबर 4, डायग्नोस्टिक टीचिंग। डायग्नोस्टिक टीचिंग का मतलब होता है कि कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसको अच्छे से डायग्नोस कर देना। आप जानते हैं कभी भी आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो क्या करेगा कि भाई हमें एक बीमारी हो गई है, इसको डायग्नोस कर दीजिए। डायग्नोस का मतलब है एक एक चीज़ों की परतें खोल देना। अगर किसी प्रश्न में किसी को समस्या आ रही तो एक एक चीज़ें वो बता करके हर समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करेगा। ऐसे टीचिंग को, ऐसे शिक्षण को हम डायग्नोस्टिक टीचिंग कहते हैं, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक टीचिंग यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, गतिवाही अवस्था होती है, यानी जो गतिवाही अवस्था होती है उसका टाइम पीरियड क्या होता है, कब से कब तक होती है। देखिए जन्म से 24 महीने तक, जन्म से 18 महीने तक, जन्म से 12 महीने तक, या फिर जन्म से 6 महीने तक। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गतिवाही अवस्था होता क्या है। गतिवाही अवस्था का अर्थ है कि तेजी से विकास होना। जब भी बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से लेकर के 2 साल तक उसका बहुत तेजी से विकास होता है। आप देखेंगे कि बच्चे ने जन्म लिया और 2 महीने बाद देखेंगे कि आप बच्चा जो काफ़ी बड़ा हो गया है, काफ़ी हष्ट-पुष्ट हो गया है। तो ये 2 साल तक, जन्म से लेकर के 2 साल तक लगातार जो है बच्चे में तेजी से विकास होता है। तो जन्म से लेकर के 24 महीने यानी कि 2 साल आपका बिल्कुल सही जो है आंसर हो जाएगा। 2 साल तक लगातार वृद्धि होती रहती है और तेजी से वृद्धि होती है। इसके बाद में वृद्धि धीमे-धीमे होना शुरू होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? गलत इनमें से कौन सा है, यह आपसे पूछा है। देखिए, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, ये बिल्कुल सही बात है। विकास हमेशा मतलब अलग अलग होता है, किसी का विकास तेजी से होता है, किसी का कम होता है। एक व्यक्तिगत पर्टिकुलर इंसान का विकास अलग अलग होता है, ठीक है। विकास संयोगों का परिणाम है, ये बिल्कुल गलत है। विकास किसमें किसी भी संयोग का ऐसा कोई भी नहीं है भैया, ग्रह नक्षत्र अच्छे थे इसके, इसलिए इसका तेजी से विकास हो रहा है। शनि जो है राहु में चला गया, राहु केतु में चला गया, इसलिए इसका ऐसा विकास हो रहा है। तो विकास संयोगों का विकास से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। विकास सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल जन्म से लेकर के मृत्यु तक लगातार विकास होता रहता है। विकास अनुमानित होता है, तो बिल्कुल अनुमानित होता है। आप कह सकते हैं इसका विकास तेजी से होगा, इसका विकास जो है धीरे धीरे होगा ना। इसके पिताजी बहुत लंबे हैं तो इसकी लंबाई बढ़ेगी, इसकी माताजी छोटी हैं तो लंबाई कम होगी। तो ये आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन कोई संयोग नहीं हो सकता कि ग्रहों नक्षत्रों की वजह से उसका विकास रुक जाए या उसका विकास धीरे हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपसे गलत ही पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, भारत में बाल दिवस निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण दिनों में किसके साथ मेल खाता है? यानी कि बाल दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता है 14 नवंबर को बाल दिवस होता है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है। तो 14 नवंबर को और क्या चीज़ होती है? थोड़ा सा घुमा करके प्रश्न आपसे पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व मधुमेह दिवस। वर्ल्ड मधुमेह दिवस जो है, डायबिटीज डे जो है, वो भी आपका 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न है, शिक्षा पर निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जॉन डीवी के द्वारा नहीं लिखी गई है? एक पुस्तक आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी, और जो महत्वपूर्ण लेखक है उनकी पुस्तकों के ऊपर एक अलग से हम वीडियो बना देंगे। जो ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, जो पूछे गए लगातार वही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, उनके ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब भाई इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि लगातार आपके पास में अपडेट और वीडियो पहुँचती रहे। देखिए एजुकेशन एंड द सोसाइटी, अब देखिए इनकी एक ट्रिक है। इन्होंने जो भी किताबें लिखी हैं जॉन डीवी ने, उसमें आपको कहीं ना कहीं एजुकेशन, स्कूल, पढ़ाई लिखाई, इसके ऊपर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो एजुकेशन ये इन्हीं की किताब है, ठीक है। द स्कूल एंड द चाइल्ड ये भी जॉन डीवी की किताब है। स्कूल ऑफ टुमारो ये भी जॉन डीवी की किताब है। लेकिन जो आपकी द डेथ एंड लाइफ ऑफ द ग्रेट है, ये जैब जैकब्स की, जैन जैकब्स की ये किताब है। किसकी है? जैन जैकब्स की किताब है द डेथ एंड लाइफ ऑफ द ग्रेट, ठीक है। तो जॉन डीवी की आपको ट्रिक पता चल गई। हमेशा कहीं ना कहीं आपको एजुकेशन के बारे में या किसी स्कूल के बारे में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तीनों किताबें इनकी हैं। कौन सी? द स्कूल ऑफ चाइल्ड, एजुकेशन एंड द सोसाइटी, स्कूल ऑफ टुमारो। और ये जो किताब है ये जैन जैकब्स की किताब है, ये इनकी किताब नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? विकास का क्रम क्या होता है? जब बच्चा जन्म लेता है और जब बढ़ता जाता है तो विकास का क्रम आपको बताना है। अमूर्त, संवेदी, मूर्त। अब ये पहले आपको समझ में आना चाहिए कि अमूर्त क्या होता है, संवेदी क्या होता है, मूर्त क्या होता है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संवेदी, मूर्त और अमूर्त। अब संवेदी का अर्थ क्या है? संवेदी का अर्थ है कि आपका जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो वो केवल मतलब एक तरह से कहते हैं सेंस उसका मतलब कि कोई अगर उसको टच करेगा तो वो उसके जो अकॉर्डिंग पहचानता है कि ये कौन है। जैसे अगर बच्चा माता के पास रहता है तो ये नहीं पता होता कि ये मेरी माता है, लेकिन उसके टच से, उसके संपर्क से वो पहचानता है कि हाँ ये मेरी माता है। अगर उस बच्चे को उसकी माता से दूर करोगे तो वो रोने लगेगा। क्यों? उसको और कोई भी टच पसंद नहीं है, केवल अपनी माता का। यानी कि अभी वो संवेदी अवस्था में है, वो केवल उस छुअन को उसकी महसूस कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से पहली अवस्था जो होती है वो संवेदी होती है। उसके बाद में मूर्त अवस्था होती है। मूर्त अवस्था का मतलब कोई एग्जाम्पल देकर के, जैसे कि गुड्डा दे दिया, ठीक है ना, गुड्डा दिखा दिया। अब उसके दिमाग में हो गया कि गुड्डा जो है, गुड्डे के एक सर होता है, दो पैर होते हैं, दो हाथ होते हैं, ठीक है। तो ये उसके सामने मूर्त, आपने कोई एग्जाम्पल प्रस्तुत कर दिया, कोई किताब दे दी, कोई मूर्त चीज़ें दे दी, तो ये आपका क्या हो जाता है? बच्चा संवेदी के बाद में मूर्त चीज़ों को पहचानने लगता है, ठीक है। मूर्त चीज़ों में अपनी माँ की फेस को धीरे धीरे पहचानने लगता है, धीरे धीरे अपने पिता के फेस को पहचानने लगता है, ठीक है ना। तो ये आपका मूर्त हो गया, संवेदी, मूर्त समझ गए। अमूर्त क्या होता है? अमूर्त में आप किसी बच्चे को कहानी सुना रहे हैं, कहते हैं किसी जंगल में एक शेर रहा करता था, और वो शेर जो है कैसा था, तो अब वो बच्चा सोचेगा, उसके सामने तो नहीं है शेर, शेर उसके सामने तो नहीं है, लेकिन वो बच्चा उस शेर के बारे में सोचेगा कि हाँ शेर ऐसा होता होगा, बब्बर शेर के ऐसे ऐसे बाल होते होंगे, इतनी बड़ी उसकी पूंछ होती होगी। तो अब वो क्या कर रहा है? अमूर्त चीज़ के बारे में सोच रहा है। तो विकास का क्रम इसी तरह से होता है। पहले संवेदी होगा, पहले बच्चा अपनी माँ के छुअन को पहचानेगा, अपने माँ को सेंस को पहचानेगा, ठीक है ना। उसके बाद में वो मूर्त को पहचानने लगेगा, जो सामने एग्जाम्पल होगा। और जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 8 साल का होता है, तो अमूर्त चीज़ों को भी पहचानने लगता है, अमूर्त चीज़ों के बारे में भी सोचने लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं तो भाई लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न,
प्रगतिशील शिक्षाविदों के अनुसार बच्चों को क्या करना चाहिए? देखिए, पढ़ाने और सीखने के दौरान फटकार और सजा देनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। ये नेगेटिव सेंस, जहाँ पर भी फटकार, सजा, किसी चीज़ को रटाना, ठीक है, किसी रोना, ये सारे जो है वो आपके नेगेटिव टैग्स होते हैं। ये जहाँ पर भी आपको देखने को मिले वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अध्यापन अधिगम के समय शिक्षक को बैठ करके सुने। अब ये भी बिल्कुल आपका नेगेटिव है। केवल शिक्षक को बैठ करके सुनने से कोई मतलब नहीं है, उसके समझ में भी तो आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। एक खाली बर्तन के रूप में माना जाता है। तो बहुत सारे शिक्षाविदों ने कहा है कि जो बच्चे हैं वो कोरे कागज होते हैं, लेकिन ज़्यादातर शिक्षाविदों का मानना है नहीं, बच्चे कोरे कागज नहीं होते हैं। उनके मन में, उनके अंदर पहले से भी कोई ना कोई क्रिया भरी हुई होती है, ठीक है ना। नहीं तो वो रो कैसे लेते हैं? उनको कैसे पता कि भाई रोएंगे तभी हमको खाना मिलेगा? तो बच्चे कोरे कागज नहीं होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों ने कहा है बच्चे कोरे कागज नहीं होते हैं, बच्चे खाली बर्तन नहीं होते हैं, ठीक है। शिक्षण और सीखने के दौरान प्यार और देखभाल की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह आपका पॉजिटिव सेंस भी दे रहा है। अगर उनको आप पढ़ा रहे हो, उनको सिखा रहे हो, तो प्यार और देखभाल के साथ में सिखाओ। प्राइमरी के बच्चे को कभी भी मारपीट से या फिर डंडा वगैरह से नहीं सिखाया जा सकता है, वो और डर जाएगा, चीज़ों को भूलना शुरू कर देगा। हाँ, अगर उसे प्यार और देखभाल उसको देंगे तो बराबर सारी चीज़ों को सीख लेगा। इसीलिए अगर आप प्राइवेट स्कूलों में देखते हैं तो प्राइमरी के स्कूलों के लिए 1 से 5 तक के लिए ज़्यादातर जो महिला शिक्षक होती हैं उनको रखा जाता है, क्योंकि जानते हैं महिला जो माँ होती है वो उसे अच्छे से प्यार करना आता है, बच्चे को समझाना आता है। इसलिए शिक्षण के दौरान, सीखने के दौरान प्यार और देखभाल की आवश्यकता होती है, तभी बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार जब बच्चे सही और गलत की दुविधा का सामना करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? नैतिक दुविधा कहा जाता है, नैतिक उत्तरदायित्व कहा जाता है, नैतिक तर्कशक्ति, या फिर प्राकृतिक दुविधा। अब प्रकृति की तो इसमें कोई बात ही नहीं हो रही है, ठीक है ना। प्रकृति मतलब पर्यावरण की कोई बात नहीं हो रही है। नैतिक तर्कशक्ति कोई रीजनिंग भी नहीं लग रही है इसमें, नहीं भैया ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नैतिक उत्तरदायित्व भी नहीं है। अब बच्चे हैं, बच्चे के ऊपर कौन सा उत्तरदायित्व, उनके ऊपर कौन सा प्रेशर आप डाल रहे हो कि नहीं ये तुम्हारा उत्तरदायित्व, इसको करना पड़ेगा। नैतिक दुविधा में फंस जाते हैं बच्चे, ठीक है। जब उनको सही और गलत के बारे में बताया जाता है कि भाई ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, तो वो नैतिक दुविधा में फंस जाते हैं कि हाँ, अगर इस चीज़ को हम करेंगे तो गलत माना जाएगा, इस चीज़ को करेंगे तो सही माना जाएगा। तो वो उनके सामने नैतिक दुविधा होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और यह कोहल वर्ग के अनुसार कहा गया है। चलिए अब हम यहाँ से अपना हिंदी शुरू करने वाले हैं। आपको सबसे ज़्यादा नंबर जो है, अगर 30 नंबर की हिंदी है, आप अगर हमारे साथ लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम कोशिश करेंगे आपके 30 में से 30 नंबर आए, क्योंकि हिंदी और बाल विकास तो हम मान सकते हैं कि 1 आध 2 नंबर कट भी जाएगा, लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर आप पूरे नंबर गेन कर सकते हैं। और आपको क्या चाहिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप 90 नंबर पर पास हो जाएंगे, अगर आप SC ST OBC हैं तो 75 नंबर पर पास हो जाएंगे, और क्वालिफाई ही करना है। पहला लक्ष्य आपका क्वालिफाई करना होना चाहिए, उसके बाद आपका लक्ष्य आगे का जो है वो टारगेट आपका होना चाहिए कि हाँ भाई इतना टारगेट, मान लीजिए 140 कोई टारगेट किए हुए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग अपना टारगेट भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन पहला प्रयास आपका होना चाहिए कि हमें एग्जाम को क्वालिफाई करना है। चलिए देखिए, अब ये सारे प्रश्न आपके वर्ग 1 और वर्ग 2 में पूछे गए हैं, जो हम रीसेंट एग्जाम 2023 वाला जो रीसेंट एग्जाम हुआ है जिसकी आंसर की आ चुकी है। यही प्रश्न बार बार रिपीट होकर के आएंगे, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखिए, हिंदी भारत के अतिरिक्त किस देश की आधिकारिक भाषा है? मॉरिशस, थाईलैंड, सुमात्रा, या फिर फिजी। तो कौन से देश में आधिकारिक रूप से हिंदी को बोला जाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोली तो हर जगह जाती है, लेकिन आधिकारिक रूप से कहाँ पर भाषा दी गई है भारत के अतिरिक्त? तो फिजी नामक जो देश है, यहाँ पर आधिकारिक रूप से जो है हिंदी को भाषा बताया गया है। अगला प्रश्न, डिप्टी जेलर में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग के बारे में कल भी हमने आपको बताया था, ऐसे शब्दांश जो किसी भी शब्द के आगे लग करके उसका जो है अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जो पीछे लग करके अर्थ परिवर्तित करते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो डिप्टी जेलर में देखिए अलग से ही दिखाई दे रहा है कि डिप्टी शब्द अलग से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उपसर्ग जो है वो डिप्टी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दो स्वरों के पास पास आने पर उनमें होने वाले रूपांतरण को हम क्या कहते हैं? भाई दो स्वर पास पास आ रहे हैं तो जब दोनों जुड़ेंगे तो संधि का निर्माण करेंगे, क्योंकि दो स्वर मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर स्वर संधि आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं शब्द पूछा गया है, ठीक है। कौन सी शामिल नहीं है? तो कई बार आपने पढ़ा होगा ये तीनों एक साथ जुड़ी थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सब एक साथ में जुड़ी थी। लेकिन जो भोजपुरी है, ये भोजपुरी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, जबकि भोजपुरी विदेशों में काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है और लगातार मांग भी की जा रही है कि भोजपुरी को शामिल कीजिए, जो 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में, लेकिन अभी तक शामिल नहीं किया गया है। तो भोजपुरी आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए, नासिका शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तत्सम, तद्भव, देशज होता क्या है। तत्सम का अर्थ है संस्कृत के शब्द। ज़्यादातर आपको तत् का मतलब है पहले, सम मतलब जैसा, यानी जो पहले यूज किया जाता था पुराने ज़माने में, संस्कृत में जो यूज किया जाता था, उसको जैसे का तैसा अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो आपका तत्सम हो जाएगा, यानी कि पहले के समान। तद्भव का अर्थ होता है ऐसे शब्द जो पहले यूज किए जाते थे, उनको तोड़ मड़ोड़ कर हमने अपनी मतलब कि सहूलियत के अनुसार उनको चेंज कर दिया है, तो उन्हें हम तद्भव कहते हैं। देशज क्या होते हैं? तो देशज अपने अपने लोकल लैंग्वेज के जो शब्द होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप लोटा को गड़ाई कहते हैं, ठीक है ना, अगर आप कटोरी को बिलिया कहते हैं कहीं कहीं पर, तो ये जो शब्द होते हैं वो आपके देशज शब्द में आ जाएंगे। अब ये नासिका कैसा शब्द है? तो नासिका, पहले संस्कृत में नासिका को नासिका ही बोला जाता था, तो ये आपका तत्सम हो जाएगा। नासिका का तद्भव क्या होगा? तो नासिका को तोड़ मरोड़ कर हमने नाक बना दिया, तो नाक क्या हो जाएगा? नासिका का तद्भव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। झंडा का पर्याय नहीं है, फिर से देखिएगा, झंडा का पर्याय नहीं है। नहीं का मतलब होता है जो इसमें से अलग होगा। इनमें से कौन सा झंडा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन नंबर एक ध्वजा बिल्कुल सही है। ध्वजा तो झंडा का पर्यायवाची होता ही है। पताका आपने कई बार पढ़ा होगा, पताका ध्वजा जो है झंडा का पर्यायवाची होता है। केतु जो है वो भी झंडा का पर्यायवाची होता है, लेकिन जो शान है, ये शान झंडा का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मरने की कामना को क्या कहते हैं? जो व्यक्ति मरना ही चाहता है उसे हम क्या कहेंगे? मुमुक्षा, मरणासन, निर्वाण या फिर मुमूर्षा। यहाँ पर दो शब्दों में आप लोग कंफ्यूज होंगे, मुमुक्षा और मुमूर्षा में। तो मरने की जो इच्छा रखता है उसे हम कहते हैं मुमूर्षा। क्या? मुमूर्षा। और जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे हम मुमुक्षा कहते हैं। तो ये दोनों का अंतर आपको पता रहना चाहिए। मरणासन का क्या अर्थ है? जो बिल्कुल मरने ही वाला है, ठीक है ना, लेकिन उसकी कोई इच्छा नहीं है मरने की, लेकिन मरने ही वाला है, मरणासन कहते हैं। निर्वाण का अर्थ होता है जिसको मतलब कि एक तरह से कहते हैं जैसे भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हो गया था, यानी कि मोक्ष हो गया था, लेकिन मरने की उनकी मतलब कि ये आपका मुमूर्षा जो है वो मरने की कामना को हम मुमूर्षा कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है, आपको एक चिन्ह दिया गया है, पूछ रहा है कि इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, हलंत कहते हैं। सबको समझ में आ रहा होगा भैया, ये जो दो चिन्ह हम ऐसे लगा देते हैं, तो ऐसे इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? विसर्ग चिन्ह कहते हैं। और जब संधि बनती है तो ये विसर्ग चिन्ह जो है वही गायब हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी विसर्ग आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा की नोक दांतों को स्पर्श करती है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो कोमल तालव्य कहते हैं, दंत कहते हैं, तालव्य कहते हैं या मूर्धन्य कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दंत हो जाएगा। अगर आप बोल करके देखिए, ता, था, दा, धा, ना, ऐसे में क्या होता है? बोलने पर जो जीवा की नोक है, जो जीभ का आगे वाला जो पॉइंट है, वो आपके दांतों से टकराएगा। ठीक है, तो दांतों से टकरा रहा है तो ये आपका दंत स्वर हो जाएंगे, ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका मैथ की शुरुआत होती है। अब ये ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, चिन्हों को परिवर्तन करने वाले, तो इसमें ज़्यादा घबराना नहीं रहता। जहाँ जहाँ जो जो चिन्ह बता रहे हैं उन चिन्हों को परिवर्तित कर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस। अब माइनस को ये क्या कह रहा है? कह रहा है माइनस को गुणा में बदल दो। ठीक है, तो हमने 45 गुणा 2 कर दिया। ठीक है, उसके बाद में भाग आ रहा है, और ये क्या कह रहा है? भाग का अर्थ है प्लस, यानी भाग को प्लस में बदल दो। प्लस लिख दिया, 900 लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस को क्या कह रहा है? प्लस को कह रहा है, प्लस का अर्थ है भाग, यानी प्लस को आप डिवाइड में बदल दो। डिवाइड लिख दिया, 90 लिख दिया, और गुणा को माइनस कर दो और 100 कर दो। अब आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं? बॉड मास में सबसे पहले डिवाइड करते हैं। तो 90 से जब हम 900 को काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 90 दाम 900, यानी 10 आ जाएगा। ठीक है ना, 10 आ गया। अब उसके बाद क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो 45 दूना कितना होता है? 90 होता है। तो 90 और प्लस 10 कितना हो गया? ये 100 हो गया, और माइनस ये 100 बचा हुआ था। तो 90 और 10 100, 100 में से 100 गए, कितना बचा? 0। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा दिमाग लगा के आराम से करना, क्योंकि ये पक्के नंबर होते हैं, ये तो गलत होगा ही नहीं। ठीक है, जल्दबाजी में नहीं करना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ गया होगा। केवल आपको चिन्हों को बदलना है और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बॉड मास रूल आपको पता ही होगा, कैसे कैसे क्या क्या सॉल्व करते हैं। पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, आगे देखिए, 8 महीने से 3 सही 1/2 वर्ष का अनुपात क्या होगा? अब देखिए, ये आपका वर्ष में दिया है, ये आपका महीने में दिया है। ठीक है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, 8 महीने के लिए हमको 12 लिखना पड़ेगा, नीचे 12 का डिवाइड देंगे तो महीना जो है वो साल में बदल जाएगा। ठीक है, और फिर ये क्या कह रहा है? 1 सही 3/2। अब इसको आप सिंपल फॉर्म में चेंज कर लीजिए। तो 3 एकन 3, 3 दूनी 6, यानी कि 3 एकन 3, 3 दो 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 5/3। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, 12 और 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा। ये तो आपका 8 ही रहेगा, क्योंकि 12 का 1 12 में डिवाइड देंगे तो 1 का गुणा 8 में करेंगे 8। रेशियो बना दीजिए,
3 का 12 में भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 5 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब इस नीचे वाले को कैंसिल कर दीजिए, कोई मतलब का नहीं है। 8:20 हमारे सामने आ गया, 8:20। इसको काट के देख लीजिए, 4 से काटिए, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी कि 2:5 जहाँ होगा वो हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपको 2:5 दिख रहा है, तो 2:5 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है, देखिए 81 के ऊपर 5/4 की घात है, इसका मान क्या होगा, यह आपसे पूछा है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, 3 के ऊपर अगर हम 4 घात चढ़ा दें तो ये 81 बन जाता है। आप देख लीजिए, 3 3 9 9 27 27 81। ठीक है, 3 के ऊपर 4 और उसके ऊपर 5/4 है, तो ये गुणा में 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास में क्या बचा, 3 की घात 5। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, 3 3 9 9 27 27 81 81 या 243, तो 243 ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 की पावर 5 कितनी होती है, 243 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न आपको बोला है अंडर रूट के अंदर 256/324 का मान क्या होगा। अगर आपको स्क्वायर याद होंगे तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं। 256 16 का वर्गमूल होता है, ठीक है, और 324 18 का होता है। ये 324 का वर्गमूल 18 होता है और 256 का वर्गमूल 16 होता है, तो ये बाहर निकल करके आ जाएंगे। अब इनको काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 8 16, 2 9 18, यानी कि 8/9 जहाँ होगा वो हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 8/9। ठीक है, चलिए बी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है धनु की वर्तमान आयु प्रिया की आयु से 4 वर्ष कम है, इनकी आयु का अनुपात 3:5 है, तो प्रिया कितने वर्ष की है। अब देखिए, ये है धनु, ये है प्रिया। ठीक है, इनके आयु का अनुपात कितना है, 3:5 का अनुपात है, लेकिन इनके डिफरेंस कितने का है, तो 4 वर्ष कम है, यानी डिफरेंस इनका कितना है, 4 वर्ष का है। और अनुपात में डिफरेंस कितने का है, तो 5 में से 3 गई 2, यानी कि 2 का डिफरेंस जो है 2x का डिफरेंस 4 के बराबर है। काट दीजिए, x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, 2 दूना 4, यानी कि x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब 2x की वैल्यू आ गई। अब पूछा किसका है, प्रिया का पूछा है, तो ये 5 में 2 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, और अगर धनु का पूछा है तो 3 में 2 का गुणा कर दीजिए, तो धनु की एज 6 वर्ष हो जाएगी और प्रिया की एज 5 दूनी 10 वर्ष हो जाएगी। आपसे किसकी पूछिए, प्रिया की पूछिए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप डायरेक्ट कर सकते थे। देखिए अंतर देखिए, 4 5 और मतलब रेशियो में अंतर 2 का है, तो 2 की वैल्यू 4 के बराबर हो जाएगी, 1 की वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी, 5 में 2 का गुणा करेंगे 10, यानी प्रिया की एज 10 वर्ष है। ठीक है, तो ऐसे भी तेजी से आप कर सकते हैं। आगे बढ़िए, देखिए तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये आज की क्लास थी, आपके सामने लगभग 20 से 22 प्रश्नों को हमने यहाँ पर सॉल्व किया, और आज हमने लिया था बाल विकास, हिंदी और मैथ को। कल हमने आपका क्या क्या सॉल्व कराया था, कल हमने हिंदी सॉल्व कराया था और शायद ईवीएस सॉल्व कराया था और मैथ सॉल्व कराया था। ठीक है ना, तो ऐसे हम डेली बेस पर लगभग 25-25 प्रश्नों को सॉल्व करते हुए चलेंगे और एक दिन में 2 वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि सारे सब्जेक्ट जो हैं 5 के 5 पूरे सब्जेक्ट आपके साथ ही साथ में क्लियर होते चलें। अगले में हम ईवीएस और इंग्लिश को लेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में आप क्या ले रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, संस्कृत ले रहे हैं या फिर आप इंग्लिश ले रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में। लगातार ये क्लास चलती रहेगी, आपका सपोर्ट जितना बना रहेगा उसी हिसाब से क्लास चलती रहेगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसके आगे लाइव लगा लीजिए, टेलीग्राम सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में जब आप एग्जाम देकर के आएंगे तो अपने प्रश्नों को भी, जितने भी प्रश्न याद रहेंगे आप इस नंबर पर हमें शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अगली वीडियो आपकी आने वाली है ईवीएस की, इंग्लिश की और साथ में मैथ को रखेंगे। मैथ को डेली बेस पर रखते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।